दुबई रेगिस्तान के बीचों बीच बसी एक ऐसी सिटी है जहां आज हर कोई जाना चाहता है। कोई बिजनेस करने, कोई नौकरी करने, तो कोई सिर्फ घूमने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट टर्मिनल से लेकर एक परफ्यूम बॉटल पर सबसे ज्यादा डायमंड्स का रिकॉर्ड भी दुबई के पास में है। टोटल 339 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दुबई होल्ड करता है। दुबई में सबसे बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बेस्ट होटल्स हैं, सबसे बड़े मैन मेड आइलैंड्स हैं, सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और दुबई कंटिन्यूसली ये कोशिश करता है कि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी चीज दुबई में वो किसी तरह से बना ले। और अगर आप किसी आम आदमी से पूछेंगे कि दुबई इतना रिच कैसे हुआ, तो 10 में से 9 लोग आपको कहेंगे ऑयल के कारण। बट ये फैक्ट नहीं है। इनफैक्ट ऑयल दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% कॉन्स्टिट्यूट करता है। सिर्फ ऑयल मिल जाने से अगर कंट्रीज डेवलप होने लगती तो वेनेजुएला, जिसके पास वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है, वर्ल्ड की सबसे डेवलप्ड कंट्री होती। इनफैक्ट दुबई के पास में तो उतना ऑयल भी नहीं है जितना उसकी नेबरिंग कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत के पास में है। बट स्टिल दुबई इन सबको बीट करके वर्ल्ड में नंबर 1 फेवरेट पोजीशन लिए हुए है। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि कैसे दुबई, जो 50 साल पहले एक माइग्रेंट ट्राइबल लोगों का नेशन था जो इस तरह का दिखा करता था, वो आज इस तरह का कैसे दिखता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आगे देखते जाइए। ये अरेबियन पेनिनसुला है। यहाँ पर सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन है। 1938 में सबसे पहले सऊदी अरेबिया में एक अरेबियन कंपनी ने ऑयल की डिस्कवरी की थी। उसके पहले ये अरेबियन पेनिनसुला इतना सिग्निफिकेंस नहीं रखता था पूरे वर्ल्ड में, बस ये एक ट्रेडिंग रूट हुआ करता था और पूरे पेनिनसुला में रेगिस्तान और माइग्रेंट ट्राइबल लोगों के अलावा कोई नहीं रहा करता था। दूर दूर तक फैले रेगिस्तान के अंदर बीच बीच में छोटे छोटे गांव हुआ करते थे और दुबई और अबू धाबी, जो कि आज बड़ी बड़ी सिटीज हैं, पहले छोटे छोटे मछुआरों के गांव हुआ करते थे और मछुआरे समुद्र से मछलियां और पर्ल की हार्वेस्टिंग करके अपना गुजारा करते थे। पॉपुलेशन भी ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं थी, 1000-2000 के ग्रुप्स में ये लोग रहा करते थे और सीजनली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट भी हुआ करते थे। और ये बात 1822 में एक ब्रिटिश नेवल सर्वेयर ने भी कही थी कि दुबई एक छोटा सा गांव है जिसमें लगभग 2000 लोग रहते हैं और सभी मछुआरों का काम करते हैं, समुद्र से पर्ल हार्वेस्ट करने का काम करते हैं। आज जो 7 किंगडम्स मिलकर यूएई बनाते हैं, वो पहले अलग अलग रीजन्स हुआ करते थे जो अपने अपने शेख के द्वारा रूल किए जाते थे। ये छोटे छोटे ट्राइबल क्लैंस जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे और इन सब में दुबई की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये थी कि ये कोस्ट लाइन के पास में था। अब गेस कीजिए 1850s के आसपास समुद्र में इधर उधर घूम घूम के अपने पैर फैलाने का काम कौन कर रहा था? ऑफ कोर्स ब्रिटिश लोग। तो ब्रिटिश लोग इसी तरह से यहाँ भी आ गए और यहाँ के सारे किंगडम्स को उन्होंने ये कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे बाहर के एनिमी से, जैसे कि सऊदी अरेबिया, पर्शियन एम्पायर, ओटोमन एम्पायर। ये सब एम्पायर्स इन छोटे छोटे नेशंस के लिए खतरा थे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स के लिए ये रूट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था, क्योंकि उन्हें इंडिया आने जाने के लिए इस पेनिनसुला के आसपास से निकलना पड़ता था और दुबई उनके लिए काफी अच्छा स्टॉप ओवर था, एक ले ओवर पॉइंट था जहां पे वो शिप्स से माल इधर उधर कर सकते थे, शिप्स को रोक सकते थे। अब क्योंकि इन छोटे छोटे किंगडम्स को भी अपनी सिक्योरिटी की परवाह थी और उन्हें जरूरत थी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उन्हें बचाए, इसीलिए ये सारे के सारे 7 किंगडम्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोटेक्टरेट बन गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें एक सिक्योरिटी देने लगी। ये सारे किंगडम्स यूके की क्वीन के द्वारा एक तरह से रूल किए जाते थे, मगर उस तरह से नहीं जिस तरह से इंडिया में ब्रिटिश रूल करते थे। इन 7 किंगडम में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली म्यूचुअल कोऑपरेशन की, इसीलिए इन्हें यूएई से पहले ट्रूशियल स्टेट्स भी कहा जाता था। अब इन ट्रूशियल स्टेट्स में जो अबू धाबी का किंगडम था वो सबसे बड़ा और पावरफुल था, मगर अबू धाबी की जो रूलर ट्राइब थी उसके अंदर फैमिली डिस्प्यूट्स हुए और उसमें से एक ग्रुप ने अलग होकर अपना एक किंगडम अलग बना लिया जिसका नाम पड़ा दुबई। और दुबई के पहले शेख मखतूम बिन बुट्टी को ये क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने दुबई को एस्टेब्लिश किया था लगभग 1833 के आसपास। अब अंग्रेजों के आने के बाद में दुबई एक पोर्ट सिटी का शेप लेने लगा। धीरे धीरे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में बदलने लगा और शिप्स यहाँ आने लगी, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही एडवांटेजेस पॉइंट था। एक तो ये सिटी पूरे के पूरे पर्शियन गल्फ का एंट्रेंस पॉइंट थी, जहां से अगर आपको ईरान, इराक या सऊदी अरब की तरफ जाना है तो दुबई में एक स्टॉप ओवर आपका बनता है। और दूसरा, दुबई के अंदर एक नेचुरल क्रीक थी जो समुद्र से दुबई के अंदर जाने का रास्ता शिप्स को प्रोवाइड करती थी और शिप्स काफी अंदर तक लैंड में आ सकते थे। अब जब शिप्स आकर रुकने लगी तो एक मार्केट धीरे धीरे डेवलप होता गया, ट्रेडिंग पॉइंट्स बन गए, गुड्स का एक्सचेंज होने लगा। मगर दुबई का खुद का कोर बिजनेस अभी भी पर्ल हार्वेस्टिंग ही था, जो काफी अनप्रोफेशनल और अनऑर्गेनाइज तरीके से वो किया करते थे। उनके पास खुद के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, खुद का ट्रेड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। सिर्फ जो बाहर से शिप्स आती वो दूसरी बाहर के शिप्स को अपना सामान बेचती या खरीदती, ये काम दुबई में किया जाता था। दुबई की असली किस्मत
बदली इसके एस्टेब्लिश होने के लगभग 100 साल बाद। 1958 में दुबई के रूलर बने शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम, जो मखतूम डायनेस्टी के ही थे। इनकी थिंकिंग काफी मॉडर्न थी और ये इधर उधर ट्रैवल करने भी काफी गए, दूसरे देशों को इन्होंने एक्सप्लोर किया और इस एक्सप्लोरेशन से उन्होंने ये जाना कि असली ताकत तो ट्रेड के अंदर है। किसी कंट्री के पास में रिसोर्सेज हो ना हो, अगर वो ट्रेड करने में अच्छी है, दुनिया को कनेक्ट करने में अच्छी है, तो वो बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है। और उन्हें एक ट्रेडिशनल किंगडम नहीं रहना था, उन्हें जल्दी से जल्दी डेवलप होना था, अपने आप को उन्नत बनाना था। इन्होंने सबसे पहले दुबई की ये जो स्ट्रैटेजिक क्रीक थी इसको डेवलप किया, जहां बहुत पतली पतली और छोटी शिप्स ही आ सकती थी। इन्होंने इस क्रीक को चौड़ा करवाया, गहरा करवाया, ताकि बड़ी बड़ी शिप्स भी दुबई के अंदर तक आने लगी। अब जब बड़ी शिप्स यहाँ अट्रैक्ट हुई तो काफी ज्यादा ट्रेडर्स यहाँ पे आने लगे, आसपास में काफी सारे ऑफिसेस खुलने लगे, ट्रेडिंग पॉइंट्स बनने लगे। एक बड़ा मार्केट डेवलप हो गया पूरे वर्ल्ड के लिए, जहां गुड्स एक्सचेंज किए जाने लगे। अब जब एक क्रीक को चौड़ा करने से इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ ट्रेड पर और काफी ज्यादा डेवलपमेंट मिला दुबई को, तो इन्होंने ये सोचा कि इस डेवलपमेंट को और रफ्तार से करना चाहिए। दुबई के पास में उस समय ज्यादा पैसा तो था नहीं, तो उन्होंने इधर उधर से दूसरे नेशन से पैसा मांग मांग कर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में खर्च किया। इसके लिए उनका काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ, क्योंकि दुबई के लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड उस समय कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। लोग उन्हें ये कहते थे कि आप पब्लिक वेलफेयर में पैसा खर्च करने की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कर रहे हो, आपके लोग तो इसको यूज करने के लिए केपेबल ही नहीं है, उनकी लाइफ स्टैंडर्ड तो पहले बढ़ाओ। मगर क्योंकि दुबई डेमोक्रेसी नहीं थी, एक ऑटोक्रेटिक नेशन था, इसलिए जो रूलर ने कह दिया वो कह दिया और उन्हीं की मर्जी थी कि काफी सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया गया लोन ले लेकर। एक तरफ बैंकरप्ट होने का डर था दुबई को, फिर भी उन्होंने काफी बड़ा रिस्क लिया। इन्होंने यहाँ पर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड किया, इनफैक्ट एक एयरपोर्ट भी यहाँ पर बनवाया, कई सारी बिल्डिंग्स बनने लगी, ऑफिस बनने लगे। और इसी बीच 1966 में दुबई को मिला वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ब्लैक गोल्ड यानी कि क्रूड ऑयल। मगर ये ऑयल रिजर्व जो उन्हें मिला था वो बाकी आसपास के नेशंस के कंपैरिजन में काफी कम था। इसके कंपैरिजन में अबू धाबी में, सऊदी अरब में, कुवैत में काफी बड़े बड़े ऑयल रिजर्व्स मिले थे। मगर उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की और ऑयल को एज अ मोड ऑफ डेवलपमेंट माना ही नहीं कभी। उन्होंने सिर्फ ये माना कि ऑयल हमें मिल गया है तो एक और रास्ता हमें मिल गया है पैसा कमाने का थोड़े बहुत, और ऑयल के एक्सप्लोरेशन से, ऑयल को बेचने से जो पैसा मिलता वो उसे फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाने लगे। जहां आसपास के बाकी नेशन जैसे कि कुवैत, सऊदी अरब, अबू धाबी अपने ऑयल से मिले पैसे से अपने बड़े बड़े महल बनवाने लगे, ये एयरपोर्ट्स बनवाते, बिल्डिंग्स को डेवलप करते, नए नए पोर्ट्स इन्होंने बनाना चालू किए जिसपे बड़े शिप्स आ सके, काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। अब इधर कुछ साल बाद 1971 में ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इन क्रूशियल स्टेट से अब हमें एग्जिट हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स इंडिया उनके हाथ से निकल चुका था, इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका था कई सालों पहले, और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि हमें इन क्रूशियल स्टेट से कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है और उल्टा हमें इनकी सिक्योरिटी में मिलिट्री एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। इसलिए 1971 में ब्रिटिशर्स इन क्रूशियल स्टेट से अलग हो गए और इन सभी क्रूशियल स्टेट्स ने मिलकर अपना एक किंगडम बना लिया जिसका नाम था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 6 किंगडम्स तो 1971 में ही जुड़ गए थे और एक और किंगडम रास अल खैमा एक साल बाद 1972 में यूएई का पार्ट बना। अब क्योंकि इन 7 किंगडम्स में अबू धाबी सबसे डोमिनेंट, सबसे ऑयल रिच किंगडम था और अबू धाबी के शेख काफी सुपीरियर भी माने जाते थे, इसलिए यूएई ने डिसाइड किया कि अबू धाबी का जो शेख होगा वो हमेशा यूएई का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा और दुबई का जो शेख होगा वो हमेशा यूएई का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। और अभी भी वही सिस्टम कंटिन्यू होता आ रहा है। यहाँ किसी भी तरह के कोई इलेक्शंस नहीं होते, कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, एक के बाद दूसरी पीढ़ी यहाँ पर रूल करती जाती है। अब यूएई के बनने के बाद में सबसे बड़ा फायदा हुआ दुबई को, क्योंकि इस रीजन में होने वाले छोटे छोटे डिस्प्यूट्स बंद हो गए। आपस में किंगडम्स के डिस्प्यूट्स, लड़ाई, बॉर्डर इश्यूज खत्म हो गए, क्योंकि एक ही कंट्री बन गई यूएई। इसलिए ये रीजन रिलेटिवली सेफ हो गया ट्रेड के लिए, एक्सटर्नल शिप्स के आने के लिए, और वर्ल्ड के काफी बड़े बड़े बिजनेसमैन यहाँ पर अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि इसे एक सेफ जगह मानने लगे, एक कनेक्टिंग पाथवे मानने लगे। और दुबई ने भी इनको बेटर फैसिलिटीज, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देकर इनका वेलकम किया। ऊपर से शेख राशिद ने भी यहाँ पर नॉन स्टॉप खर्चा करना चालू रखा था। उन्होंने पहले बनवाया पोर्ट राशिद और उसके बाद में बनवाया पोर्ट जबल अली। ये 2 बड़े बड़े पोर्ट्स आज भी वर्ल्ड में बड़ी सिग्निफिकेंस रखते हैं और एक ट्रेडिंग सेंटर है। अब पोर्ट्स के आने के बाद में आसपास के एरिया पर भी इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ, उनका भी डेवलपमेंट होने लगा। पोर्ट बनेगा, शिप्स आएंगी, लोग आएंगे, लोगों को खाने पीने के लिए चाहिए होगा, होटल चाहिए होंगे रहने के लिए, एयरपोर्ट चाहिए होंगे, एयरलाइंस यहाँ डेवलप होने लगी, काफी सारे एक्सटर्नल इन्वेस्टर यहाँ पर आकर अपनी कंपनी एस्टेब्लिश करने लगे। और इस समय भी शेख राशिद एक एक पैसा जो वो पोर्ट से कमाते थे उसको वापस दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगाने लगे, बेटर रोड्स बनाने लगे, बड़ी बिल्डिंग्स बनाने लगे। दुबई एक तरह से शिप्स की ट्रेडिंग रूट्स की एक जरूरत बन गई। मगर इस समय शेख राशिद ने एक बहुत ही उल्टा मूव खेला। जहां उनको पता था कि जबल अली पोर्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशन से वो बहुत पैसा कमा सकते हैं टैक्सेस के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ शिप्स तो आएंगी ही आएंगी। वहीं पर उन्होंने जबल अली पोर्ट को पूरी तरह से टैक्स फ्री बनाकर एक फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया, यानी कि यहाँ पर शिप्स को आने के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई एक्साइज, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी शिप्स को यहाँ पर। और उनके इस मूव के बाद में जबल अली पोर्ट
वर्ल्ड का सबसे फेवरेट पोर्ट डेस्टिनेशन बन गया। मगर ये जो शेख राशिद थे, इनकी एक्सपेक्टेशंस यहीं पर खत्म नहीं हुई। सी रूट्स को तो उन्होंने कैप्चर कर लिया था, अब उन्हें एयर रूट्स को भी पूरी तरह से कैप्चर करना था। अब एयरलाइंस होती तो बहुत फास्ट हैं, मगर उनका एक ड्रॉबैक होता है कि वो काफी बड़ा डिस्टेंस एक बार में ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें बीच में चाहिए होता है एक स्टॉपिंग पॉइंट। अब उस समय जो यूरोप से, अमेरिका से, ईस्ट एशिया की तरफ जो फ्लाइट्स आया करती थी, उनका स्टॉपिंग पॉइंट हुआ करता था पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट, जो काफी डेवलप्ड था, बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था, एक सेंटर पॉइंट था। और इसी कारण पाकिस्तान एयरलाइंस भी काफी डेवलप्ड और काफी पैसे वाली हुआ करती थी। कराची एयरपोर्ट पर वर्ल्ड के सारे बड़े नेशंस की फ्लाइट्स आया करती थी। दुबई के शेख राशिद इसी ट्रैफिक को कराची से दुबई में शिफ्ट करना चाहते थे, इसलिए दुबई में उन्होंने बेटर एयरपोर्ट्स बनाए, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एयरप्लेन के रिपेयर की सर्विसेज स्टार्ट की और इनफैक्ट सबसे बड़ा गेम खेला उन्होंने फ्यूल काफी सस्ता एयरलाइंस को देना चालू किया। जब दुबई में सस्ता फ्यूल मिलने लगा तो एयरलाइंस कराची की जगह दुबई में रुकने लगी अपनी रिफ्यूलिंग के लिए। और इस स्ट्रेटेजिक गेम के कारण और ज्यादा होटल्स डेवलप हुए और ज्यादा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और धीरे धीरे सभी एयरलाइंस का फेवरेट पॉइंट कराची से शिफ्ट होकर दुबई हो गया। 1985 में इसके लिए दुबई ने अपनी एक खुद की एयरलाइंस भी स्टार्ट की थी, इसका नाम रखा गया एयर एमिरेट्स, जो कि बाद में फ्लाई एमिरेट्स और अब सिर्फ एमिरेट्स बन गई है। इस एयरलाइन को उन्होंने बिल्कुल नॉन प्रॉफिट पर चलाया, इस एयरलाइन से किसी तरह का रेवेन्यू कमाने के बारे में वो नहीं सोचते थे। जहां पाकिस्तान एयरलाइंस और एयर इंडिया जैसी गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइन से गवर्नमेंट हमेशा कमाने के बारे में सोचती है, उन पर टैक्स भी लगाती है, उनको अपना खर्चा खुद उठाना पड़ता है। वहीं एयर एमिरेट्स को उन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट की तरह समझा, उसमें पैसा लगाते गए, बड़े लग्जरियस एयरप्लेन्स उन्होंने खरीदे। इनफैक्ट कई सारे एयरप्लेन्स तो उन्होंने पाकिस्तान एयरलाइंस से खरीदे थे। पैसा लगा कर दुनिया के हर इंपॉर्टेंट रूट पर एमिरेट्स की एयरप्लेन्स चलने लगी। अब क्योंकि एयरप्लेन्स की कनेक्टिविटी इंप्रूव होने लगी, इसलिए ये शिपिंग हब अब एक बिजनेस हब और एक टूरिज्म हब की तरफ डेवलप होने लगा। बड़े बड़े बिजनेसमैन एमिरेट्स की लग्जरियस एयरलाइंस में यहाँ आने लगे। अब बिजनेसमैन आएंगे तो होटल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। 1990s में दुबई ने वर्ल्ड का पहला 7 स्टार होटल अपने यहाँ बनाया, जिसका नाम था बुर्ज अल अरब। इस होटल का अपना प्राइवेट बीच था और एक प्राइवेट हेलीपैड भी था। इस होटल ने बिजनेसमैन को काफी अट्रैक्ट किया और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खुद यहाँ इन्वेस्ट करने आने लगे और इसी तरह चारों तरफ से दुबई का डेवलपमेंट अपने आप रफ्तार पकड़ने लगा। 1998 में शेख राशिद की डेथ होने के बाद में उनके बेटे मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के रूलर बने और वो काफी मॉडर्न सोच के साथ आए थे। दुबई एक प्रीडोमिनेटली मुस्लिम कंट्री है, मगर क्योंकि बाहर से यहाँ पर लोग आ पाए, इसलिए ज़्यादा मुस्लिम रेस्ट्रिक्शंस उन पर लगाना उन्हें सही नहीं लगा। उन्हें लगा कि एक फ्री एनवायरनमेंट बनाना चाहिए नॉन मुस्लिम्स के लिए या फिर आउटसाइडर्स के लिए। जहां आसपास की बाकी कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरबिया में काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए, इनफैक्ट विमेन के लिए हर औरत को वहां पर जाकर हिजाब पहनना कंपलसरी है। वहीं पर दुबई में इस तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है। दुबई पर आपको बीच पर मॉडल सन बात करते हुए भी मिल जाएंगे। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों किंगडम्स ऑटोक्रेटिक हैं, इस्लामिक रूल को फॉलो करते हैं, मगर दुबई की फ्लेक्सिबिलिटी उसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इस कारण वहां पर लोग अट्रैक्ट होते हैं और इसी कारण ट्रेडर्स और बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने के बाद में, ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद में टूरिज्म को भी दुबई अट्रैक्ट करने लगा। वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी चीजें यहाँ पर बनाने लगे। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाई, सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाया, सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल उन्होंने यहाँ बनाया। इसके अलावा थीम पार्क्स, टूरिस्ट अट्रैक्शन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेरिस व्हील, ऐसी चीजें उन्होंने बहुत बनवाई ताकि लोग टूरिज्म का मजा भी यहाँ पे आके ले सकें। पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने ओशियन वाटर को ट्रीट करके यूज करना शुरू किया और वाटर का इंपोर्ट उन्होंने बंद किया। आर्टिफिशियल रेन वो करवाते हैं क्लाउड सीडिंग की टेक्नोलॉजी से। और इन्हीं सब चीजों के कारण दुबई को सिटी ऑफ सुपरलेटिव्स भी कहा जाता है। और दुबई की सिटी के पास में करंटली वर्ल्ड के 339 रिकॉर्ड्स हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल, वर्ल्ड की सबसे बड़ी अंगूठी और एक परफ्यूम की बोतल पर सबसे ज्यादा डायमंड्स। और आज की तारीख में बिजनेस तो साइड में छोड़ो, टूरिज्म अकेला दुबई के जीडीपी का 20% पार्ट है और ऑयल सिर्फ 1%। तो अगर ऑयल खत्म भी हो गया तो दुबई को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। शेख राशिद, जिनको दुबई के डेवलपमेंट का सबसे ज्यादा क्रेडिट दिया जाता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था एक बार जो काफी पॉपुलर हुआ। उन्होंने कहा था कि मेरे फादर ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज की सवारी करता हूं, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा भी लैंड रोवर चलाएगा, मगर उसका जो बेटा होगा वो फिर से ऊंट की सवारी करेगा। इसका मतलब यह था कि हार्ड टाइम्स क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट ईजी टाइम्स, ईजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन एंड देन वीक मैन अगेन क्रिएट हार्ड टाइम्स। और इसीलिए वो ये जानते थे कि अगर दुबई एक ऑयल डिपेंडेंट नेशन बन गया बाकी नेशंस की तरह, तो सूनर और लेटर दुबई का ऑयल खत्म हो ही जाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। और उसके बाद में दुबई की इकोनॉमी फिर से नीचे जाने लगेगी और वो जो रिचेस हैं वो जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने पहले दिन से ही दुबई को एक ऑयल से इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग नेशन बनाने चाहा और दुबई इसमें सक्सेसफुल हुआ भी। बट दुबई का ये जो अल्ट्रा फास्ट डेवलपमेंट हुआ है ये ऐसे ही नहीं हुआ है।
इसके लिए बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ी है कंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि आया है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से। इन लेबर्स का यहाँ पर काफी टाइम से काफी सारा एक्सप्लॉइटेशन किया गया है। इनके पासपोर्ट्स रख लिए जाते हैं, इनको छुट्टी नहीं दी जाती, घर नहीं लौटने दिया जाता, इनको ढंग से खाना नहीं मिलता, सिर्फ 4-4 घंटे सोने दिया जाता है। ऐसे कई सारे एपिसोड्स हमने भी आसपास के लोगों से कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, और ये बातें सच भी हैं। वर्ल्ड लीडर भी इन्हें एक्सेप्ट कर चुके हैं। आज की डेट में दुबई की 88% पॉपुलेशन माइग्रेंट पॉपुलेशन है। दुबई किसी भी आउटसाइडर को कभी अपनी सिटीजनशिप नहीं देगा। सिर्फ अरब्स को उनकी सिटीजनशिप दी जाती है, वो भी बहुत सालों बाद में। किसी अरब को भी 50-50 साल इंतजार करना पड़ता है दुबई की सिटीजनशिप लेने के लिए। दुबई अपने सिटीजन्स को सारे बेनिफिट, सारी सब्सिडीज देती है। इनफैक्ट अपने सिटीजन्स को वो फ्री में लैंड तक प्रोवाइड कर देती है। इसीलिए कहा जाता है कि दुबई का जो अरब पैदा होता है वो जन्मते ही अमीर हो जाता है। इसीलिए दुबई की सिटीजनशिप मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और इसका एक दूसरा कारण भी है। दुबई के जो सिटीजन्स हैं, जो दुबई की पॉपुलेशन का सिर्फ 12% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उन्हीं को वोटिंग राइट्स होंगे। वही ये डिसाइड करेंगे कि किस तरह की गवर्नमेंट हमारे नेशन में होनी चाहिए। और अगर वो लोग खुश रहेंगे तो वो कभी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की डिमांड ही नहीं करेंगे। उन्हें अपना किंग अच्छा लगेगा, उन्हें अपना ऑटोक्रेट अच्छा लगेगा। अब जैसे ही बाहर से आने वालों को आपने सिटीजनशिप देना स्टार्ट की, तब इक्वालिटी की मांग उठना शुरू हो जाएगी, लेबर एक्सप्लॉइटेशन पर आवाज उठने लगेगी, एक डेमोक्रेसी की मांग होगी, और फिर दुबई के ऑटोक्रेटिक रूलर्स अपना रूल एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए दुबई में जो बाहर से काम करने लेबरर्स, वर्कर्स आते हैं, उनका कोई से होता ही नहीं है, उनकी कोई परवाह करता ही नहीं है। इवन दुबई में कोई आउटसाइडर आके कोई कंपनी भी एस्टैब्लिश नहीं कर सकता। अगर दुबई में आपको कोई कंपनी बनानी है तो उसका 51% ओनर कोई दुबई का सिटीजन होना चाहिए। इसलिए बाहर से आने वाले लोगों को अपनी कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए दुबई के किसी सिटीजन को पकड़कर उसको 51% पार्टनर बनाना पड़ता है, और इससे दुबई के सिटीजन बिना कुछ किए अपने आप ही और अमीर होते जाते हैं। हालांकि रिसेंटली इसका भी सोल्यूशन दुबई ने निकाला है। उन्होंने अपनी टेरिटरी में 30 फ्री जोन्स ऐसे बनाए हैं जहां पर अगर आप बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे या कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री, कंपनी एस्टैब्लिश करेंगे तो उसका पूरा ओनरशिप फॉरेन इन्वेस्टर्स ले सकते हैं। वहां पर किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता, किसी तरह की ड्यूटी नहीं ली जाती, वो पूरी तरह से इकोनॉमिकली फ्री जोन्स होते हैं। मगर ये फ्री जोन्स बहुत ही लिमिटेड हैं, और अगर आपको कोई बेसिक कंपनी स्टार्ट करनी है, जैसे कि कोई टैक्सी सर्विस या फिर कोई केटरिंग सर्विस, तो एक कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए आपको दुबई के किसी सिटीजन को पार्टनर बनाना ही पड़ेगा। अब वर्कर्स के इस एक्सप्लॉइटेशन के लिए दुबई का काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, और 2017 में इसके लिए दुबई ने काफी सारे स्ट्रॉन्ग लॉज बनाए थे, इंक्लूडिंग वर्कर्स को मैंडेटरीली 30 दिन की छुट्टी देना, उनके पासपोर्ट्स को विथहोल्ड नहीं करना, और काफी सारे वेलफेयर लॉज भी वो लेकर आए थे वर्कर्स के लिए। बट ग्राउंड लेवल पर इतना ज्यादा इंप्लीमेंटेशन अभी भी नहीं हो पाया, और काफी सारी कंपनीज आज भी वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करती हैं। रीजन सिर्फ इतना है कि कोई वर्कर अगर दुबई जाता है काम करने के लिए तो वो अपने वीजा से उस कंपनी से बंधा होता है। जैसे ही उस कंपनी से वो नौकरी छोड़ेगा तो उसका वीजा इनवैलिड हो जाएगा, और एक तरह से वो गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट ना होकर उस कंपनी पर डिपेंडेंट होते हैं अपने वेलफेयर के लिए, क्योंकि अगर उनकी जॉब गई तो उनके परिवार को खिलाने के लिए कोई नहीं बचेगा। उनको वेजेस अभी भी कम मिलते हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। वो वेजेस वहां तो कम होते हैं, मगर अगर वो उसे सेव करके इंडिया ले आते हैं तो वो बहुत ज्यादा मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए दुबई की नौकरी लोगों को काफी अच्छी लगती है। हालांकि मैं ये बात कर रहा हूँ सिर्फ वर्किंग क्लास के लिए और लेबर क्लास के लिए। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या फिर जो बिजनेसमैन हैं, कंसल्टेंट्स हैं, ऐसी व्हाइट कॉलर जॉब्स में दुबई काफी फेवरेट स्पॉट है सबका, और यहाँ पर एट पार पेमेंट मिलता है। यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड भी उनका काफी अच्छा होता है। मगर इस समाज की जो 2 क्लासेस हैं, उनमें जो नीचे वाली क्लास है उसका दुबई में अभी भी एक्सप्लॉइटेशन होता है। मे बी फ्यूचर में दुबई इस पर काम करे और वर्कर्स और लेबरर्स के लिए काफी ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लेकर आए। मगर दुबई ने एक बात तो प्रूव कर दी है कि डेवलप होने के लिए रिसोर्सेज का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक और ऐसी छोटी सी कंट्री है जिन्होंने बिना किसी रिसोर्सेज के अपने आप को एशिया की सबसे डेवलप्ड कंट्री बना दिया। उसका नाम पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। अगली बार मैं उस पर एक वीडियो लेकर आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अब पूरे वर्ल्ड में एक और ट्रेंड है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज छोटे छोटे आइलैंड्स को कैप्चर करना चाहती हैं। ऐसा वो क्यों करना चाहती हैं, जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं चलता हूँ अगले वीडियो की तैयारी करने। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।